हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एस चंद्रशेखर के ऐसे द पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी को। ये ऐसे जो है उनकी बुक ट्रूथ एंड ब्यूटी में से लिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस ऐसे के अंदर उन्होंने जो डिस्कस किया है वो है कि साइंस और आर्ट्स में पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी किस प्रकार से बदल जाता है। इसके लिए वो हमें पहले कीट्स और वर्ड्सवर्थ की पोएम्स के उदाहरण देते हैं। पहली पोएम वो वर्ड्सवर्थ की लेते हैं, जिस कविता के अंदर साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि एक साइंटिस्ट जो होता है ना, जब एक्सपेरिमेंट करने पर उतर आता है तो वह अपनी माँ की कब्र तक को नहीं छोड़ता। वास्तव में हर नेचुरल जो चीज़ होती है उसमें वो इंटेलेक्ट और रीजनिंग को खोजने लगता है, और इस प्रकार से होता यह है कि वो प्रकृति की खूबसूरती को नष्ट कर देता है। आगे वो उदाहरण देते हैं हमें कीट्स की पोयम में से। इस पोयम के अंदर भी कुछ इसी तरीके का कमेंट कीट्स का है, जो कि कहते हैं कि हर आकर्षक चीज़ को वास्तव में साइंटिस्ट जब टच करते हैं ना, तो ही उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, चाहे वो रेनबो हो या देवदूतों के विंग्स हो। आगे उदाहरण देते हैं डिकिंसन का, लॉवेस डिकिंसन, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। वो कहते हैं कि जब साइंस आता है तो वास्तव में वो लिटरेचर को रिमूव कर देता है, एक्सपेल कर देता है। इसके अगेंस्ट में पीटर मेडावर नामक जो बायोलॉजिस्ट थे ब्रिटेन के, उन्होंने कमेंट किया कि ये बात गलत है, क्योंकि वास्तव में साइंस लिटरेचर को रिमूव नहीं करता है, बल्कि इट इज़ लिटरेचर दैट रिमूव्स और एक्सपेल्स साइंस। हमें बार बार ये दिखावा करना बंद कर देना चाहिए। मेडावर कहते हैं कि लिटरेचर और साइंस जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सपोर्टिव हैं, जबकि दोनों वास्तव में हर समय एक दूसरे से प्रतियोगिता की स्थिति में होते हैं। तो एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय साइंस और आर्ट को समझना चाहिए, कुछ ऐसे कवियों को जो कि इनके रिलेशन को क्लियर कर सकें। तो उस उद्देश्य से वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ और कीट्स के जो विचार हैं ना, वो टिपिकली नेचर रिलेटेड हैं, वो नेचर की ब्यूटी को ही एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमें इस रिलेशन को ढंग से समझना है तो हमें शैली की ओर जाना होगा। शैली जो कि साइंटिस्ट पोइट माने जाते हैं, क्योंकि जब वो पोइट्री करते हैं, नेचुरल चीज़ों को हमारे सामने वर्णन करते हैं, तो वो वास्तव में नेचुरल चीज़ों को उनकी साइंटिफिक साइड साथ में रख कर के हमारे सामने वर्णन करते हैं। ये उनकी सबसे अच्छी बात है। एक साइंटिस्ट पोइट होने के कारण उनको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला डेस्मोंड किंग हेली नामक वैज्ञानिक से, और शैली के बारे में जो है मॉडर्न क्लाइमेट ऑफ थॉट के कारण उन्होंने शैली का विरोध किया। एएन वाइटहेड नामक एक मैथमेटिशियन रहे, जिन्होंने आगे शैली के विचारों और वर्ड्सवर्थ के विचारों को बिल्कुल अपोजिट पोल वाला विचार कहा। उन्होंने कहा कि शैली और वर्ड्सवर्थ के विचार बिल्कुल अपोजिट पोल पर आते हैं। ये उन विचारों वर्ड्सवर्थ जो हैं उन विचारों को बताते हैं जो कि जॉय और पीस से भरे हुए हैं, परंतु शैली जो है वो साइंटिफिक टच देते हुए अपनी पोएम्स को प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं उनकी दो पोएम्स के। पहली पोएम है उनकी क्लाउड। क्लाउड पोएम के अंदर शैली ने क्या कहा है, पहले तो हम वो समझें। शैली ने क्लाउड पोएम के अंदर साइंटिफिक बेस ऑफ रेन एंड क्लाउड्स बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि क्लाउड जो होता है ना, वो वास्तव में संतान है अर्थ और वाटर की, और इसकी नर्सिंग कौन करता है, स्काई करती है। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा का पूरा वर्णन किया है क्लाउड का। दूसरी पोयम जो उनकी है वो है प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस अनबाउंड के अंदर भी उन्होंने कुछ इसी प्रकार का वर्णन किया है। इस पोयम के अंदर वो कहते हैं कि जो साइंटिस्ट होता है ना, उसके लिए बिजली उसकी दासी लगती है। उसे वो उसको खोजता रहता है कि बिजली चमकी तो क्यों चमकी, वो उसकी खूबसूरती को एंजॉय नहीं करता। आकाश के सितारे भी उसे भेड़ों का समूह लगते हैं, जिन्हें कि वो बैठ करके गिनना चाहता है, पर उनकी खूबसूरती को वो एंजॉय नहीं करता। अ, तूफान उसको एक घोड़ा लगता है जिस पर बैठ करके उसे सवारी करनी है, हवा में गति करनी है। तो गहरी खाइयाँ, जैसे तो गहरी खाइयाँ चीख 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 करके एक साइंटिस्ट को बुलाती रहती है कि आओ और मेरा एनालिसिस करो। तो ऐसा होता है साइंटिस्ट का एटीट्यूड। फिर राइटर हमें थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट की ओर ले जाता है, और वो हमें बताता है चार्ल्स डार्विन नामक एक साइंटिस्ट के बारे में, जो कि प्लांट और एनिमल विशेषज्ञ थे।
चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, काफ़ी कम उम्र थी मेरी, तो मुझे पोएम्स, पोइट्स, साइंस की तुलना में आर्ट्स की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का दिमाग जो होता है ना, बड़ा इमेजिनेटिव होता है, कल्पनाशील होता है। वो गहरी चीज़ों को नहीं एनालाइज करना चाहता। पर जब उसकी उम्र बढ़ी, तो उसने वास्तव में हर चीज़ के साइंटिफिक साइड को देखना शुरू कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे वो साइंस के करीब जाने लगा, वैसे वैसे उसका जो अटैचमेंट था आर्ट, पिक्चर, म्यूजिक, शेक्सपियर, मिल्टन, इनसे, वो ख़त्म होने लगा। इस चीज़ को वो एक्सप्रेस करता है। इसी के बाद वो हमें दूसरा उदाहरण देते हैं फराडे नाम के वैज्ञानिक का। फराडे ने इन्वेंशन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जब उन्होंने आविष्कार किया तो उस समय के पीएम थे ग्लैडस्टोन। उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि तुमने ये बना तो दिया, इसका उपयोग क्या है? इस पर फराडे ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप मेरे इस इंडक्शन का, जो मैंने ये आविष्कार किया है इंडक्शन का, इस पर टैक्स लगाएंगे। फराडे का ये कमेंट और डार्विन के कमेंट, इन सबसे साइंस का एक तरह से पक्ष रखने की कोशिश की गई है कि साइंस अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद शेली ने साइंस के अगेंस्ट पोइट्री को डिफेंस करने के लिए एक किताब लिखी, डिफेंस ऑफ पोइट्री। इस बुक के अंदर उन्होंने ये बताया कि साइंस का विकास जो है ना, उसने मनुष्य के दायरे बढ़ा दिए हैं, परंतु साथ ही साथ में साइंस ने क्या किया है, उसकी पोइटिक फैकल्टी को नष्ट कर दिया है। मनुष्य ने साइंस के द्वारा प्रकृति के एलिमेंट्स को गुलाम बना लिया है, पर खुद साइंस भी गुलाम हो गया है। शेली कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अस्वीकार नहीं करता मैं, परंतु पोइट्स के थॉट जो होते हैं ना, वो बहुत यूनिक होते हैं, और पोइट्स के इन्हीं यूनिक थॉट्स से जो है काफ़ी यूनिक इंस्पिरेशंस मिलती है प्रमोटर्स ऑफ यूटिलिटी को, जो कि आगे जा कर के पोइट्री या आर्ट के अंदर जो चीज़ें देखते हैं उनका आगे यूज़ करते हैं अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, इन्वेंशंस में। इंग्लिश लिटरेचर का सबसे मूविंग डॉक्यूमेंट मानी जाती है शेली की लिखी गई ये ऐसे, डिफेंस ऑफ पोइट्री। W.B. येट्स इस बुक को प्रोफाउंडेस्ट ऐसे कहते हैं, और कहते हैं कि हमें इसे पूरा पढ़ना चाहिए, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स वो हमें देते हैं। शेली ने लिखा है कि सबसे हैप्पी और जो बेस्ट माइंड होते हैं ना, उनकी बेस्ट रिकॉर्डिंग पोइट्री है। हर खूबसूरत चीज़ को पोइट्री अमर कर सकती है। पोइट्री एक डिवाइन चीज़ है, सेंटर ऑफ नॉलेज है। पोइट्री साइंस को समझती है, और यह जड़ होती है हर प्रकार के अन्य विचारों की। पोइट्री उस पुजारी के समान है जो कि फ्यूचर को देखना जानता है, आने वाले फ्यूचर का आईना हमें दे देता है। हर डिफ़िकल्ट चीज़ को पोइट समझते हैं, और इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं वो जिन्हें सम्मान नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए। इस प्रकार से शेली ने अपनी डिफेंस ऑफ पोइट्री में पोइट्स का और राइटर्स का या आर्टिस्ट्स का सपोर्ट किया है। राइटर हमसे एंड में एक क्वेश्चन करते हैं कि साइंटिस्ट विरोध में एक दो कथन करके ही क्यों रुक जाते हैं? अगर हमें इस विषय पर डिस्कस करना है या साइंस और आर्ट की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को समझना है, तो ये ज़रूरी है कि कोई साइंटिस्ट भी ऐसी कोई किताब लिखता जिसमें कि वो डिफेंस ऑफ साइंस लिखता और हमें समझाता कि साइंस क्या है। तब हम कहीं जाकर के इस पूरे एनालिसिस को ढंग से समझ पाते। यहाँ पर वो अपने ऐसे को हमारे सामने कंप्लीट करता है, और हमें भी इस विचार के साथ अकेला छोड़ देता है। वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको मुझे से इसके बारे में पूछनी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू।